नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। इन दिनों ग्लोबल चेंज हो रहा है और ग्लोबल पावर सेंटर जो हैं वो अमेरिका, भारत, रूस और चाइना के इर्द गिर्द भटक रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या स्थितियां बनेगी, अमेरिका और भारत के बीच में जो दोस्ताना संबंध है वो दोबारा हो जाएंगे, ये सिनेरियो कैसा बनेगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, इन सब चीज़ों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। सर, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। सर, पूर्व सांसद आप रहे हैं, एक लंबा कार्यकाल आपने बिताया है संसद के अंदर। ग्लोबल सिनेरियो जो बन रहा है, एक नई इक्वेशंस बन रही, उनको आप कैसे देखते हैं? अमेरिका, रूस, चाइना, ठीक है नई इक्वेशंस बन रही है, बात आपकी कुछ हद तक ठीक है। देखिए, हम थोड़ा सा यदि पीछे जाएं जी, तो प्रथम महायुद्ध, वो द्वितीय महायुद्ध के पश्चात या लगभग देश की आज़ादी के समय जी, ये सबको दिखाई देता था जो यूएस का ब्लॉक था या इंग्लैंड का ब्लॉक था जी, जो एक पक्ष था द्वितीय महायुद्ध के अंदर, और फिर इधर का जो ये जर्मनी इत्यादि, हालांकि सब यूरोपीय कंट्री आमने सामने थे, परंतु उस समय दो बड़ी पावर दुनिया के अंदर थी, एक अमेरिका और दूसरा रूस। और उस समय चाइना कोई किसी प्रकार की आर्थिक ताकत नहीं था। 1948 में हमारे से भी बाद में चाइना आज़ाद हुआ है। तो उस समय स्वाभाविक रूप से जो हमारा एशिया है या दक्षिण एशिया है या जिसको ग्लोबल साउथ कहते हैं, उसके अंदर भारत के अंदर सभी लोगों को बड़ी संभावना दिखाई देती थी कि भारत बड़ा देश भी था, सबसे बड़ा लोकतंत्र था। भले ही अमेरिका पुराना लोकतंत्र होगा, उसके समर्थ लोकतंत्र होगा, परंतु आबादी के लिहाज से, वरिष्ठता के लिहाज से हम बड़े लोकतंत्र थे। तो सबकी दृष्टि हमारे ऊपर थी। और मैं बिल्कुल हल्का सा मैं इस बात में भी कहना चाहता हूँ यहाँ कि उस वक्त जब यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्य की बात आई, तो सबका प्रस्ताव ये था कि भारत उसका सदस्य बने, लेकिन नहीं बने हम। हमने जो है चीन को बनवा दिया। मैं इतनी पुरानी बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो बाईपोलर जो उस वक्त दुनिया थी, वो एक स्थिति थी, उसी के अंदर शीत युद्ध भी चलता था, सारी बातें चलती थी, और फिर रूस डिसइंटीग्रेट हो गया। तो एक प्रकार से धीरे धीरे अमेरिका आगे बढ़ता गया, तो यूनिपोलर एक प्रकार की व्यवस्था बन गई। परंतु 1991 के बाद से चीन ने एक अपनी स्थिति बनाना शुरू किया। चीन एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया, एक जो है आर्थिक ताकत बन गया। तो फिर ये भी हुआ कि अब केवल अमेरिका अकेली पावर नहीं है। लेकिन अभी जो पिछले 3-4 महीने में, जो मैं समझता हूँ कि जिसके कारण से आपने ये सवाल भी खड़ा किया है कि जो टैरिफ वार जो प्रारंभ हुई, और उसमें से ये चीज़ें बनी कि क्या कोई एक देश, क्या किसी एक देश का राष्ट्रपति इस प्रकार से अन्य देशों को डिक्टेट कर सकता है? क्या उसको ऐसा नैतिक रूप से, व्यावहारिक रूप से ये अधिकार है? ये सवाल खड़े हुए। अब जैसे बात है, अमेरिका हमारा पुराना दोस्त है, हालांकि उससे कभी संबंध हमारे नरम रहे, कभी हमारे गर्म रहे, और देखा जाए इतिहास को देखें, चाहे 1948 हो, चाहे 1965 हो, चाहे 1971 हो, और चाहे वो 1999 हो, किसी भी युद्ध के समय अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा रहा, लेकिन तो भी हमारे संबंध उससे रहे, कभी मैंने जैसे कहा नरम, कभी गर्म। और ख़ासतौर से 2014 के बाद जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नई प्रकार की एक विदेश नीति, जैसा उन्होंने कहा कि न तो हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न हम किसी को आंख दिखा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। उसने हमारी विदेश नीति को नए तेवर दिए। भारत प्रथम ये सूत्र लेकर के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े, तो उसमें चीज़ें बदली और अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध, आर्थिक संबंध भी बढ़े। तो अमेरिका हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। अमेरिका को हम आयात वहाँ से कम करते हैं, निर्यात ज़्यादा करते हैं। बीओपी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पक्ष में है। ये कई सारी बातें हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं समझता हूँ कि इस बात को किसी ने पसंद नहीं किया। दुनिया ने भी पसंद नहीं किया, अमेरिका के लोगों ने पसंद नहीं किया, और भारत ने भी पसंद नहीं किया कि वो कैसे व्यापार करें, हम किन देशों के साथ हम व्यापार करें, इसके बारे में बताएं। वो हमारे और अमेरिका के व्यापार के संबंध में निर्णय कर सकते हैं।
वो अपना टैरिफ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, हाँ, ये कह सकते हैं कि हम ये चीज़ नहीं लेंगे, हम ये चीज़ जो है आपको इश्यूज पर देंगे। वो ठीक है, उसके अंदर जो देश उचित समझे वो करेगा, हम जो उचित समझे हम करेंगे, वो जो उचित समझे वो करेंगे। लेकिन किसी भी देश को ये डिक्टेट करने का अधिकार नहीं है कि हम इस देश से ऐसा व्यवहार करें, उस देश से ऐसा व्यवहार करें, या किसी अन्य देश को ये कहने का हक भी नहीं है कि वो हमारे साथ इस ढंग से व्यवहार करे। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो बात चली उसमें से ये हुआ कि भाई ये जो यूनिपोलर जो दिखाई दे रहा है, या यूनिपोलर होने का जो एक भ्रम कह लीजिए या एक अहंकार कह लीजिए, ये तो उचित नहीं है। और उसमें से फिर आप सबको पता है एससीओ का अधिवेशन हुआ, उसके अंदर सारी दुनिया ने देखा किस प्रकार से चीज़ें बदली, और ये बात लगभग आई है। और कह माननीय नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति, उनका जो है दृढ़ निश्चय, वो इस बात का उसमें से ये बात निकली है कि भाई दुनिया अब यूनिपोलर नहीं है, दुनिया बाइपोलर भी नहीं है, दुनिया मल्टीपोलर है। और एक प्रकार से सभी को ध्यान में रख करके हमको बढ़ना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से चीज़ें बदल रही हैं और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप इसके अंदर से हो जाए। अभी क्या उसका स्वरूप होगा अभी देखने वाली एकदम से उचित नहीं है। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की बैठक में गए, ठीक रहा। अब आने वाले दिनों में ब्रिक्स की बैठक होनी है जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर जी शिरकत करेंगे, और यूएनजीए की बैठक में ये कहा जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी अगर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में बदलेंगी। क्या भारत अभी स्थिति में वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अमेरिका से क्या रिप्लाई आता है, हम कैसे बिहेव करेंगे, उसके बाद हम आने वाले दिनों में अपना जो फैसला लेंगे? देखिए, इतनी कठोर टिप्पणियों के बीच भी भाई अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने भी कुछ बड़ी सख्त बातें कही, और उसमें खास तौर से जो सबको बड़ा अजीब लगता था, भाई आपने 25% टैरिफ, 25% जुर्माना क्या होता है भाई? आप ये कहेंगे 25% टैरिफ और बढ़ाएंगे, 50% टैरिफ करेंगे, बात आप टैरिफ कितना भी करिए, 100% करिए आप, सही बात, वो आपका विषय है, पर जुर्माना क्या होता है? तो ये जो सारी चीजें हैं, और उनके जो सलाहकार हैं, उनके जो वक्तव्य हैं, नवारो हैं या उनके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, बड़े उनके स्टेटमेंट अच्छे नहीं आए, बड़े यानी कई बार तो लगता है कि उनको समझ है भी कि नहीं है। इतने बड़े देश के इतने माने आज भी इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सबसे अधिक आर्थिक दृष्टि से समर्थ देश अमेरिका ही है जी। तो ऐसे स्टेटमेंट्स के बीच भी भारत ने बेहद संयम से काम लिया है जी। एक भी हमारे मंत्री महोदय ने या एक भी अन्य किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने, हमारे जो सचिव हैं, विदेश सचिव हैं, या हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं या कॉमर्स के सचिव हैं, किसी ने भी कोई हल्की बात नहीं कही है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि संबंध हमेशा खुले हुए हैं। आज हो सकता है वहाँ से हमारे संबंध उतने बेहतर ना हो, कल अच्छे थे, कल और अच्छे हो सकते हैं, इसलिए हमने सारे ऑप्शंस ओपन रखे हैं। हमको किसी से भी व्यवहार करने में कोई संकोच नहीं है। हमारे लिए हमारा देश पहला है, हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। उसके लिए जहाँ से जैसी भी हमको मदद मिल सकती है, सहयोग मिल सकता है, हमारा कोई पार्टनर हो सकता है, वेलकम। इसलिए हमने संयम रखा है, और आगे जो स्थिति होगी हम जो है उसके आधार पर फैसला करेंगे। सर एक सवाल और आता है कि अगर एससीओ में जो बैठक हुई उसके बाद अगर भारत चाइना के नज़दीक जाता है तो भारत पाकिस्तान से कितना दूर रहेगा? नहीं, देखिए, हमको केवल अपनी बातों पर निर्णय करना है जी। अब जैसे देखिए, चीन पाकिस्तान को का एक प्रकार से मित्र देश है जी, इसीलिए मैं सवाल वो वहां से रास्ता निकाल रहा है जी। और आपको ध्यान होगा एससीओ के अंदर जहां हमने आतंकवाद के मुद्दे पर सबकी राय एक कराने में सफलता प्राप्त की, वहीं हमने जो रास्ता बन रहा है उसके ऊपर हमने असहमति व्यक्त की। हमने कहा कि भी किसी भी देश की जो सार्वभौमिकता है उसका अतिक्रमण करते हुए यदि कोई संपर्क मार्ग बनता है तो ठीक नहीं है, हमने ऊपर अपनी नाराजगी व्यक्त की। लेकिन अब चीन का एजेंडा है, वो कर रहा है, उस नाते वो किस प्रकार से संबंध रखता है, आर्थिक दृष्टि से कैसे पाकिस्तान को मदद करता है या उसका उपयोग करता है, ये उनका विषय है, वो दोनों का विषय है। हम कभी हमारी सामर्थ्य होगी तो हम देखेंगे उसको, हमने उसका विरोध तो किया है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारा अभी ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम ये चाहते हैं कि हमें चीन का
चीन एक जो है दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब वो बन चुका है। अब जैसे सेमीकंडक्टर्स का विषय है जी, या जो है कई बार हम दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी है, परंतु उसका जो रॉ मटेरियल है वो हमको बहुत बार चीन से लेना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि वो चीज़ें बंद हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जहाँ हमने बल्कि ये भी कहा कि ठीक है वी विल, हमने ये बात कही है कि हम जो सीमांत के जो इश्यूज हैं उनको भी बातचीत करते रहेंगे, उनको भी सुलझाते रहेंगे, परंतु हमारे कारोबार की दृष्टि से, हमारे देश की प्रगति की दृष्टि से जो आवश्यक है उसमें हम चीन का भी सहयोग लेते रहेंगे, हम यूक्रेन का भी लेते हैं, हम रूस का भी लेते हैं। तो हमारे लिए हमारी ज़रूरतें, हमारे आम आदमी की ज़रूरतें, हमारा देश ये प्रथम है। और स्वाभिमान के साथ, यानी इतना जबरदस्त सूत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि ना आंख झुका करके ना आंख दिखा करके, हम आंख मिला करके यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं, रूस से भी बात कर सकते हैं, अच्छा, चीन से भी बात कर सकते हैं, अमेरिका से बात कर सकते हैं। अच्छा सर, जितनी भारत को अमेरिका की ज़रूरत है उससे ज़्यादा अमेरिका को भी तो भारत की ज़रूरत है। हाँ निश्चित रूप से। आज जो है देखिए, अब कल जो वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो यदि इसी कसौटी पर कसे, उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़े कस्टमर हैं, अमेरिका के बारे में कहा। अरे भाई, आप बड़े कस्टमर हैं कि हम बड़े कस्टमर हैं? सही बात। हमारी 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हमारे पास है, कस्टमर तो हम हैं। इसलिए हमारे बाजार को, यदि आप बाजार में एंट्री चाहते हैं, अपने उत्पाद चाहते हैं, तो आपको उसी प्रकार से नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। और हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है, माननीय प्रधानमंत्री सब प्रकार से सम्यक रूप से सब चीज़ों का विचार करते हुए सारी बातें करते हैं, और उनके नेतृत्व में जो हमारी सारी सरकार है वो काम करती है। सर, आखिरी सवाल और समझना चाहेंगे, मोदी सरकार की जो विदेश नीति रही है वो रही है कि जो छोटे छोटे देश दुनिया भर में हैं जिनको कोई नहीं पूछता था, हम उनके पास गए, वो चाहे ब्राज़ील रहा हो और बहुत सारे देश रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में भारत का जो अचीवमेंट है ये बड़ा निर्णायक होने वाला है आने वाले दिनों में। तो जो हम छोटे छोटे देशों को मिला के एक नया समूह तैयार कर रहे हैं, क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स में, या जिसको जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं, ये एक आने वाले दिनों में नया सिनेरियो खड़ा करेगा? देखिए, हम हमेशा से ग्लोबल साउथ की बात हम कहते रहे जी, और हमने जो है अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं इनकी भी, वो भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हो जाते हैं, हम उसकी बात कहते रहे हैं। अभी जब इसका G20 का सम्मेलन हुआ, हमने उनको भी उसका सदस्य बनाया जी, ये प्रधानमंत्री जी की पहल पर हुआ है। हमको लगता है कि जिस प्रकार की दुनिया आज है उसके अंदर ग्लोबल साउथ की तरफ ध्यान कम है, और हम स्वाभाविक रूप से, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हम उस विषय को उठा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी एक प्रकार से ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज पूरी दुनिया के अंदर बने हैं, और हम सबकी मदद भी करते हैं। अच्छा, हमारी एक बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट है हमारे साथ, जो दुनिया में किसी देश के साथ नहीं है, कि हम जब कभी बहुत समर्थ थे आर्थिक रूप से, हम ज्ञान की दृष्टि से भी, तब भी हमने देशों में हमारी चीजें गई, दुनिया के अन्य देशों में, दुनिया के अन्य देशों के लोग हमारे यहाँ आए, परंतु हमने कभी भी विस्तारवाद का हमने अनुसरण नहीं किया, कभी किसी देश के ऊपर हमने कोई अपना अधिकार नहीं जमाया। इस कारण से वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन केवल कहानी हमने व्यवहार में किया। इसका परिणाम ये हो रहा है कि जो छोटे छोटे देश हैं उन पर भरोसा करते हैं, और देशों पर भरोसा नहीं करते। नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन और कुछ बड़े देश हैं उन पर वो भरोसा नहीं करते। तो ये जो गुडविल है हमारी, हम इसका उपयोग भी कर रहे हैं, और ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बने। हम ये बराबर कहते हैं कि यूएनओ का भी जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, और यूएनओ जो है ठीक पर से न्याय नहीं कर पाता है। हमने या WHO है, हमने इन बातों पर सवाल उठाए हैं। तो हम ये मानते हैं कि एक वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो अभी तक ग्लोबल नॉर्थ का जो दबदबा बना रहा है और वो उसको अपने हिसाब से चलाता है, वो ठीक नहीं है। यदि हम ग्लोबल पूरी बातों को ध्यान में रखना चाहते हैं तो हमें साउथ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, ब्राजील जैसे देश तो आपको खुल के सपोर्ट में आ जाते हैं हमारे, और वो तो कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं बिल्कुल सही बात। उसी कारण से जी बिल्कुल, उनको ये लगता है कि मोदी या भारत संरक्षक का रिप्रेजेंटेशन भारत, उनको लगता है कि ये जो है हमारे दोस्त हैं, ये दोस्त हो सकते हैं, ये कभी भी हाँ जो ये संबंध है इनका दुरुपयोग हमारे खिलाफ नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल। और आने वाले दिनों में जो ग्लोबल ऑर्डर है वो एक नए दौर में आएगा। अमेरिका भारत की जो ट्रेड डील है या जो टैरिफ वॉर है, इस पे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में क्या स्ट्रक्चर रहेगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बहुत बहुत